अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का जेके बूपी की प्रिपरेशन सीरीज़ या पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ के इस अगले पार्ट में। आज हमारा पार्ट 2 है पीवाईक्यू सीरीज़ का, जिसमें हम आपको बायो के पीवाईक्यूज़ पहले करवाएंगे। कल हमने 20 एमसीक्यूज़ 2025 वाले पेपर से 20 एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करवाई थी, और आज हम 21 से लेके 40 तक एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। और कल हम 41 टू 60 एमसीक्यूज़ को यहाँ पे कवर करेंगे, और उसके साथ साथ आपका 2025 का पेपर कवर हो जाएगा। आफ्टर दैट हम 2024, देन 23, देन 22, देन 21 पे यहाँ पे चलेंगे। फिलहाल आज हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, साथ में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करके रख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर ले, तो देख लेते हैं यहाँ पे पीवाईक्यूज़ के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन, और इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 21 आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV काज्ड एड्स बाय अटैकिंग ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड एज, ठीक, यानी कि जो एड्स होता है यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसको हम HIV वायरस के नाम से भी जानते हैं। HIV वायरस जो हमारा होता है, जो काज करता है एड्स को, अल्लाह बचाए इस बीमारी से, वो किस टाइप के वाइट ब्लड सेल्स को अटैक करता है, ठीक। अटैकिंग टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कौन? CD4, CD3, CD8 या नन ऑफ द अबव। कौन से वो होते हैं? वो हमारे होते हैं CD4, यानी कि HIV जो HIV होता है, HIV वायरस जो होता है, इट इन्फेक्ट्स एंड डिस्ट्रॉयज T हेल्पर सेल, जिसमें हम CD4 प्लस सेल्स का यहाँ पे होता है, ठीक। CD4 सेल्स यहाँ पे होते हैं, T हेल्पर सेल्स वो होते हैं, ठीक। वीकनिंग द इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम पेशेंट में वीक होता है, और उसके साथ साथ फिर उसमें बहुत सारी बीमारियां लगते हैं, खासकर निमोनिया जो है वो पेशेंट में हो जाता है, और उसकी वजह से पेशेंट की डेथ यहाँ पे हो सकती है, ठीक, अगर अर्ली डायग्नोसिस उस बीमारी का नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, दिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इनहिबिशन इज इनकरेक्ट, ठीक। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3 एंड स्टेटमेंट नंबर 4। इनमें से एक स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट और 3 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे आपको बोलना है कि इनकरेक्ट को इज करेक्ट, सॉरी 3 इनकरेक्ट हैं और एक करेक्ट है, ठीक। तो यहाँ पे आपको बोलना है कि स्टेटमेंट कौन सा रिगार्डिंग एंजाइम इनहिबिशन रिगार्डिंग यहाँ पे करेक्ट है। तो 4 स्टेटमेंट्स हैं, जैसे पहले यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफन बाइंड टू एंजाइम इरिवर्सिबली, ठीक। दूसरा है non-competitive inhibitors of an enzyme can be overcome by adding a large number of substrate, ठीक। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे competitive inhibition is observed when substrate and inhibitor complete for the active site of enzyme। और चौथा स्टेटमेंट भी आपको दिख रहा होगा, competitive inhibition is observed when substrate competes with an enzyme to bind to an inhibitor protein। तो इनमें से जो करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो हमारा है सी पार्ट, यानी कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है दे कंपीट फॉर द सेम एक्टिविटी साइट ऑफ द सबस्ट्रेट, यानी कि ये कंपीट करें फॉर द सेम एक्टिव साइट ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक। तो स्टेटमेंट 3 आपका करेक्ट यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, मैक्रोमोलिक्यूल काइटन इज, ठीक। जो मैक्रोमोलिक्यूल काइटन होता है ये क्या है, ठीक। 4 ऑप्शंस आपके पास है, क्या ये फॉस्फोरस कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड होता है, या नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड होता है, या सल्फर कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड होता है, या सिंपल पॉलीसैकेराइड होता है। तो क्या ये होता है? तो ये हमारा होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड, ठीक। काइटन जो है इट इज पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड कंटेन्स नाइट्रोजन, ठीक, यानी कि हमारा ये नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड होता है। स्टेटमेंट बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे है, जेनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड्स फॉर्मेट, जो जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड होता है, और किस डिवाइड होने के बाद क्या चीजें फॉर्म करता है, तो आप आंसर बता दो, लेकिन उससे पहले आपको ऑप्शंस और आंसर स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा मेल न्यूक्लियाई, यानी कि जेनरेटिव सेल इन पोलन ग्रेन डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स, ठीक। तो हमारा ए पार्ट जो है वो यहाँ पे सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 के, क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं बात करूँ, 1 न्यूक्लियस ऑफ पोलन ट्यूब एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ ओवम ग्रोज इनटू, ठीक। एक न्यूक्लियस पोलन ट्यूब का और सेकेंडरी न्यूक्लियस ओवम का ये किस में ग्रो होते हैं? तो क्या ये स्टिग्मा बनाते हैं, क्या वो एंडोस्पर्म बनाते हैं, क्या वो एंथर बनाते हैं, या स्टेमन बनाते हैं? तो 4 में से जो राइट आंसर रहेगा दैट विल बी एंडोस्पर्म, ठीक। तो एंडोस्पर्म यानी कि यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन की बात हो रही है, ठीक। तो ट्रिपल फ्यूजन की यहाँ पे बात हो रही है, तो एंडोस्पर्म विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25, ठीक। तो 26 क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, द stalk of datura flower as its base is known as, ठीक। तो स्टार्क जो दतूरा फ्लावर का होता है वो बेस पे उसको क्या कहते हैं? क्या उसको पेडिकल कहते हैं, कोरोला कहते हैं, या सेपल्स कहते हैं, या थैलेमस कहते हैं? तो राइट आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा पेडिकल, ठीक। तो पेडिसल को या पेडिकल को दोनों सही है, ठीक। यहाँ पे नाउन है तो आप जो इसमें बता सकते हैं। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर
द स्टिग्मा आर कलेक्टिवली नोन एज, ठीक, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होते हैं जिसमें स्टेग्मा भी होता है, स्टेग्मा जिसको कहते हैं उसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, क्या उसको फाइलेमेंट कहते हैं, एंथर कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं या एंड्रोशियम कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज ए मेल क्या कहते हैं इसको, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर जो है उसको एंडोस्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल्स में होता है वो होता है गाइनोस्पर्म, ठीक, गाइनोशियम में। ये फ्लावर्स की बात हो रही है, ह्यूमंस की बात नहीं हो रही है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे आपका, द अदर नेम ऑफ गाइनोशियम इज, गाइनोशियम का अदर नेम क्या है, क्या पिस्टल है, स्टिग्मा है, अभी मैंने आपको बोला गाइनोशियम किनको कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स को, ठीक। तो उसका गाइनोशियम क्या दूसरा नाम क्या है उसका दूसरा नाम, तो उसका जो दूसरा नाम है वो ए पार्ट है, यानी कि पिस्टल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, पिस्टल और कार्पल भी जिसको हम कहते हैं, इट इज द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ गाइनोशियम, ठीक, आया समझ। क्वेश्चन नंबर 29 आपका यहाँ पे है, फंक्शनल मेगास्पोर्स इन ए फ्लावरिंग प्लांट डेवलप्स इनटू, ठीक, जो फंक्शनल मेगास्पोर्स होता है फ्लावरिंग प्लांट में वो किस में डेवलप होते हैं, यानी कि वो डेवलप होने के बाद क्या बनते हैं, क्या वो एंडोस्पर्म बनते हैं, ओव्यूल्स बनते हैं, एम्ब्रियो सैक्स बनते हैं या एम्ब्रियो बनते हैं, तो क्या हमारे होते हैं, तो वो होते हैं एम्ब्रियो सैक्स, यानी कि सी पार्ट विल बी राइट आंसर, एम्ब्रियो सैक विल बी द राइट आंसर, ठीक, यानी कि मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट कॉल्ड एम्ब्रियो सैक, ठीक, एम्ब्रियो सैक विल बी द राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉरी 30 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू ऑटोगैमी बट रिक्वायर्स पॉलिनेटर्स, ठीक, कौन सा यहाँ पे सिमिलर है ऑटोगोमी के, बट उसमें हमें जरूरत पड़ती किसकी, पॉलिनेटर्स की, ताकि वो पॉलिनेशन करवाएं। क्या चार ऑप्शन से, चार में से आपको राइट आंसर जो रहेगा वो ए पार्ट यहाँ पर रहेगा, क्योंकि आंसर आपको पहले दिख गए, इसमें हम ज्यादा वेस्ट टाइम अपना नहीं करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, द स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स इज करेक्ट, ये तो ऑलरेडी हो गया, ये पता नहीं रिपीट क्यों हुआ यहाँ पे। नेम ऑफ साइट वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ऑकर्स, ठीक, बेसिक क्वेश्चन है, देखो ये आपके ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम से, ह्यूमंस में किस साइड पे प्रोटीन डाइजेशन होती है, क्या पेनक्रियाज में होती है, रेक्टम में होती है, लिवर में होती है, इलियम में होती है। देखो रेक्टम का तो कोई काम ही नहीं है डाइजेशन के साथ, पेनक्रियाज में तो कंप्लीटली हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे लिवर का भी उतना प्रॉपर कोई काम नहीं है, क्योंकि लिवर का काम है एंजाइम वगैरह क्रिएट करना। तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा इलियम, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ड्यूरिनम, जेजनम, इलियम, ये पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स के, इसमें जो इलियम वाला पार्ट है यहीं पे जो प्रोटीन्स है इनकी कंप्लीट डाइजेशन होती है। पार्शियल डाइजेशन स्टोमक में होती है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स अटैक करते हैं, और प्रोटीन्स का पार्शियल डाइजेशन का, तो कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाके वहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन वगैरह भी होता है। बेसिक है, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको है, द स्टोमक एपिथेलियल सेल्स इन द बॉडी सेक्रेट, जो स्टोमक के एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो क्या सेक्रेट करते हैं, क्या वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड करते हैं, ऑक्सीटोसिन करते हैं, एड्रेनलिन या टेस्टोस्टेरोन। देखो इसमें आप एक चीज़ याद रखना, जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। एक बार अगर आपने ये मेथड समझ लिया तो आप बड़ी आसानी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्टोमक्स एपिथेलियल सेल्स की बात अगर यहाँ पे हो रही है, यानी कि यहाँ पे स्टोमक की बात हो रही है, और स्टोमक जो हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, अब ये कौन सा एंजाइम सेक्रिएट करता है, तो देखो ऑक्सीटोसिन की अगर मैं बात करूँ तो इसका तो कोई काम ही नहीं है डाइजेशन के साथ, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, इसका तो कोई काम ही नहीं है डाइजेशन के साथ, टेस्टोस्टेरोन, इसका भी तो कोई काम ही नहीं है। तो यह हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये हमारा राइट आंसर रहेगा, HCl हमारा राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं स्टोमक में वही सेक्रेट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। उसके बाद फिर ये बॉडी में बहुत सारी चीज़ें जैसे फैट्स वगैरह पे अटैक करके पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करता है, और उसके बाद बाकी चीज़ें आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, हम ज़्यादा इस पर जाएंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ीरोप्थैल्मिया इज जनरली कंडीशन एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, ठीक। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ीरोप्थैल्मिया, ठीक, इसमें हमारी आंखें खुश्क हो जाती हैं, तो ये जनरली कौन सी एक बीमारी होती है, ये एसोसिएटेड होती है किस विटामिन डेफिशिएंसी से, यानी कि किस विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। हालांकि ये वाली जो विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है ये बाद में क्योर भी हो जाती है जब हम जो वो विटामिन मतलब पेशेंट्स को दे देते हैं, कौन सा विटामिन होता है वो मुझे आप बता दो। उसके बाद ज़ीरोप्थैल्मिया भी जो है ये भी करेक्ट बाद में हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा विटामिन ए। विटामिन ए जो है
ये हमारे विजन के लिए वाइटल होता है। ये चीज़ आप याद रखना, विटामिन ए जहाँ पे होगा, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम जो है वो रेटिनॉल के नाम से भी ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेटिनॉल, या आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, तो आपको रेटिनॉल याद होना चाहिए। और रेटिनॉल जो है ये हमारे विजन के रिलेटेड, मतलब विजन आंखों में जो है वो मतलब इसका इंपॉर्टेंस जो हमारे विजन के रिलेटेड है, ठीक। इसमें अगर किसी पे मतलब किसी पर्सन में अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसमें नाइट ब्लाइंडनेस हमें देखने को मिल सकती है, ज़ेरोप्थेल्मिया भी उसमें देखने को मिल सकता है, यानी कि आंखें खुश्क हो जाती हैं, ठीक, ड्राइनेस ऑफ आइज हो जाती है, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद जब हम उस पेशेंट में विटामिन ए दे देते हैं तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली फिर करेक्ट हो जाती हैं, ठीक। तो इसके रिलेटेड इस जो नाइट ब्लाइंडनेस या जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, इसके रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी लॉन्च करी थी, आई थिंक 1980 समथिंग ऐसे कुछ में जो वो जो ब्लाइंडनेस के रिलेटेड स्कीम लॉन्च करी थी, जिसमें विटामिन ए 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स बच्चों को दिए जाते हैं ताकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी बच्चों में ना हो जाए। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है विटामिन, ठीक। नेक्स्ट हम चलेंगे, डेस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन, ठीक। फूड एब्जॉर्प्शन का फंक्शनल यूनिट क्या है, देखो बेसिक है, ठीक, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आंखें बंद करके भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या रेड ब्लड सेल्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, क्या विलाई होते हैं, या एग्रीगेटेड लिम्फॉइड नोड्यूल्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर फूड एब्जॉर्प्शन की बात हो रही तो रेड ब्लड सेल्स का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक। एग्रीगेटेड लिम्फॉइड मॉड्यूल्स का भी कोई काम ही नहीं, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम जो है इसका काम क्या होता है, इसका प्यूरिफिकेशन होता है या ट्रांसपोर्ट करता है बड़े मॉलिक्यूल्स को जो ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, उनको फिर ये ले आता है, ठीक। तो यहाँ इसका भी काम नहीं होगा। अब ऑप्शन आपके पास बच गए स्मॉल इंटेस्टाइन और विलाई, तो इसको हम देखेंगे। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ही तो होता है, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये इसी में फूड की एब्जॉर्प्शन होती है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होती है, लेकिन विलाई जो होता है ये फंक्शनल पार्ट है, या ये वो पार्ट है जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, जहाँ पे फूड की कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होती है। तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा विलाई, ठीक। अगर विलाई प्रेजेंट ना हो तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन को भी टिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे विलाई प्रेजेंट है तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे विलाई ही रहेगा, ठीक। जो विलाई या माइक्रो विलाई जो होते हैं ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को फॉर न्यूट्रेंट एब्जॉर्प्शन, और इनकी वजह से फिर न्यूट्रेंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और सेल्स में यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक। ये चीजें बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, कोई डिफिकल्ट लेवल के नहीं होते। नेक्स्ट यहाँ पे वेयर आर द पैरोटिड ग्लैंड लोकेटेड, पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, ठीक। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आपने बिल्कुल पढ़े होंगे, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिलो द स्टोमक, अबो एंड बिहाइंड एंड अबो द पैनक्रियाज, ठीक, बिलो इन फ्रंट ऑफ द ईयर कैनाल एंड अंडरनीथ द आर्मपिट, ठीक। तो कहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड हमारा होता है, तो पैरोटिड ग्लैंड जो हमारा होता है वो होता है बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर कैनाल, ठीक। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ये हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है, ठीक। ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड हमारा होता है। सलाइवरी ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़े होंगे सलाइवरी ग्लैंड जो कौन कौन से होते हैं, और लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा कौन सा होता है, वो हमारा होता है पैरोटिड ग्लैंड। और इसी की जब इन्फ्लेमेशन होती है तो मम्प्स डिजीज हमें देखने को मिलती है, जिसको कश्मीरी में गलड़ कहते हैं। अगर कोई कश्मीरी जानता होगा या किसी को अगर इन चीज़ों के बारे में पता है तो उसको समझ आ गया होगा, जिसमें वो फिर गले में बचपन में हुआ करती थी, ठीक। अब तो ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती, जब हम छोटे थे तब वो मम्प्स डिजीज जो होती थी वो बहुत कॉमन होती थी, ठीक। तो उसमें फिर बच्चों को वो गले में थोड़ी सी सूजन जैसी होती थी, तो फिर बहुत घर वाले उसमें चीज़ें लगाते थे, दवाइयाँ वगैरह होती थी। बहरहाल जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ये सलाइवरी ग्लैंड होता है और लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है, और ये हमारा प्रेजेंट होता है कहाँ पे, बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर कैनाल, ठीक। ईयर कैनाल के फ्रंट पार्ट और बिलो, उसके बिलो ये प्रेजेंट होता है, ठीक। 36 क्वेश्चंस हो गए, 4-5 क्वेश्चंस को और हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लो, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड एज, ठीक। मैक्सिमम का जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी में वो उसको हम हमारी बॉडी ट्रांसपोर्ट क्या करती है, एज हमारा बाइकार्बोनेट आपका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आपको मिल गया 70% यहाँ पे होता है एज ए बाइकार्बोनेट, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव बुक लंग्स, ठीक। किस वाले ऑर्गेनिज्म में बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं, कि स्पाइडर है, आंट है, पेंगुइन है या सी लाइन है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, स्पाइडर। स्पाइडर विल बी द राइट आंसर। स्पाइडर्स यूज बुक लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि इंसेक्ट्स आंट्स जो होते हैं उनमें ट्रैकिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो स्पाइडर्स होते हैं उनमें बुक लंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक। बेसिक क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीट्यूड सिकनेस इज टिपिकली काज्ड टू, ठीक। जो अल्टीट्यूड सिकनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, मतलब CO2 की लेवल जब बढ़ जाएगी ब्लड में उसकी वजह से, कोल्ड टेम्परेचर की वजह से, या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा पार्शियल प्रेशर ऑन ऑक्सीजन, ठीक। पार्शियल लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट हाई अल्टीट्यूड लीड्स टू लोअर ऑक्सीजन सैचुरेशन इन द ब्लड, ठीक। उसके बाद हाइपोपनिया इज
कंडीशन, हाइपोपनिया इज ए कंडीशन वेयर, हाइपोपनिया कंडीशन में क्या होता है, तो इसमें एयरवेज जो होता है वो पार्शली बिकम्स ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक, जैसे चॉकिंग की वजह से होता है या स्वेलिंग की वजह से भी होती है, या गले में मतलब स्वेलिंग वगैरह जब हम होती है ना, उसकी वजह से जो है मतलब एयरवेज है वो ब्लॉक होते हैं, ऑक्सीजन हम ले नहीं सकते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोपनिया, ठीक। तो यहाँ पे इसके साथ साथ हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा। आज माह रमजान का भी महीना है तो ज़्यादा क्वेश्चंस को हम डिस्कस नहीं कर सकते, कल हम इस पेपर को कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट ये PDF आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे। आपका कितना स्कोर बना